नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर, जिसमें हम आपको बताएंगे घाटी में चुनाव का बिगुल बजने के बाद कैसी चल रही है राजनीतिक दलों की तैयारी और कैसा चल रहा है बयानबाजी का खेल। वहीं आपको बताएंगे कोलकाता के मेडिकल कॉलेज घटना का मामला जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वही मृत डॉक्टर के पिता ने सरकार पर क्यों खड़े कर दिए सवाल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव करीब एक दशक के बाद होने जा रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के सभी दल चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है और टिकट की होड़ मची हुई है। दरअसल साल 2019 में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने जा रहे हैं। वहीं 4 जून को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भाग्य का फैसला आवाम के सामने आ जाएगा। बीजेपी में जारी बैठकों का दौर। चुनाव आयोग ने एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना के लिए विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। वहीं देश के नक्शे में शिखर पर स्थित इस खूबसूरत राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। वहीं चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अधिकतर नेता दिल्ली से जम्मू की तरफ रवाना हो गए हैं ताकि किसी तरह से टिकट का प्रबंध हो सके। इसी तरह से बीजेपी के नेताओं ने भी अपने अपने स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की जम्मू में हुई बैठक में आगे की योजना पर मंथन हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दावा किया कि तैयारी जीत की पूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य पद्धति है, प्रणाली। उसके अंतर्गत वैसे तो ये कैसा संगठन है कि 24 घंटे हम हर समय चुनाव के लिए तैयार है। 24/7 to 365 पार्टी है। लेकिन अब चूँकि चुनाव की घोषणा हुई है तो एक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से संगठनात्मक चर्चाएं भी होती हैं, समीक्षाएं होती हैं, उसी की श्रृंखला में आज की भी बैठक है। सर, उन्होंने कहा है कि 370 को भारतीय जनता पार्टी का तो 370 को लेकर के जो स्टैंड है, जो मौके पे वो बड़ा स्पष्ट है। उसमें जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, शुरू से ही हम अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में थे और जैसे ही बहुमत मिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये करके दिखाया। वो काम जो शायद कांग्रेस पार्टी अधूरा छूट गई थी, क्योंकि जब संविधान में 370 को शामिल करने की चर्चा हो रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू के आगे ये बात रखी थी कि क्या इस बात को पुनः विचार करने लायक है, क्या इस पर पुनः विचार कर लिया जाए। तो पंडित जी ने ही मुखर्जी से कहा था कि आप चिंता न करें डॉक्टर साहब, ये दफा घिसते घिसते घिस, ये शब्द पंडित नेहरू के थे। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को, विशेषकर कांग्रेस को, तो धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का कि जो काम वो ना कर पाए, जो उन्हीं के नेता कह गए थे कि अस्थायी प्रावधान है, उस नामुकम्मल काम को मुकम्मल करने का कार्य मोदी जी ने किया। मुझे लगता है कि जो भी तत्व, जो भी शक्तियाँ, जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता, जो भी समाज के वर्ग मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना एक प्राकृतिक संबंध समझते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। और विशेषकर आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जैसे आज हम 5वीं नंबर इकॉनमी है, बहुत जल्दी हम 4थी नंबर पर आएंगे और कुछ ही वर्ष में हम 3री नंबर पर पहुँचेंगे। तो भारत की जो आने वाले समय में जो ग्रोथ स्टोरी है अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकनॉमी को लेकर के, उसमें जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। क्योंकि इससे पहले दूसरी सरकारों ने जम्मू कश्मीर के जो अपार साधन हैं, सरमाए हैं, उनको ना तराशा ना तलाशा। ये रियासी में लिथियम की खान, किश्तवाड़ में नीलम की खान, ये भद्रवाह में लहलहाते लेवेंडर के खेत, यही आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। और सन 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर और अन्य हिमालयी राज्य जो भी हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, वो एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से
जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में मैदान में उतर चुकी है। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली आई है। दिल खोलकर हिंदुस्तान का देश का खजाना मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए खोला है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। 90 सीटों पे आप लड़ेंगे? बीजेपी अधिकांश सीटों पर जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और हाँ, कश्मीर घाटी में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 8 या 10 असेंबली सीट्स पर ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ बीजेपी जो है तालमेल बना के वहाँ इलेक्शन लड़े। किसी राजनीतिक दल के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 370 का बिल लेके आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि उनकी सरकार यहाँ नहीं आने वाली है, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार की जो है वो टिप्पणियां कर रहे हैं। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को मालूम है कि यहाँ उनकी पार्टी का सफाया होने वाला है और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहेंगे? चौधरी जुल्फिकार अली साहब जम्मू कश्मीर के एक बड़े सियासतदान हैं, राजौरी पुंछ के एक दिग्गज पॉलिटिकल लीडर हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, उससे बीजेपी को जबरदस्त। जुल्फिकार चौधरी बीजेपी में शामिल। राजौरी पुंछ के कदावर नेता और पूर्व मंत्री और विधायक के जुल्फिकार चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। जुल्फिकार चौधरी बीजेपी सरकार में पीडीपी कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं। अगले फैसले पर उन्होंने कहा, बीजेपी की नीतियां और योजनाएं कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। इन चीजों ने मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई है। देखिए, मुझे बीजेपी की जो लाभार्थी पॉलिसीज़ हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। उन चीज़ों ने मुझे कंपेल किया, उन चीज़ों ने मुझे कायल किया कि मैं भाजपा का दामन थाऊं। तो कुछ पर्टिकुलर जैसे लोगों तक देखिए, जैसे पहाड़ी स्टेटस दिया गया या क्या चीज़ है जो देखिए, मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूं कि अंतिम व्यक्ति तक जो है वो सेहत का कार्ड मिला, इसको लोग हमारे इलाके में मोदी कार्ड, जो एक आदमी के पास पैसा नहीं होता था अपना इलाज करवाने के लिए, आज उसका इलाज 5 लाख रुपए में मुफ्त हो रहा है। आज उसका 5 लाख में मुफ्त इलाज हो रहा है। जिस आदमी के पास घर रहने को नहीं था, जिसका बारिश से छत टपकता था, आज उसके घर पे लेंटर पड़ा है। मेरे इलाके में मैं 10 साल एमएलए रहा हूँ। हमारे टाइम में 2 केस मिलते थे, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना नाम था स्कीम का, उसमें 2 केस मिलते थे एक पंचायत में। आज एक पंचायत में 200, 250 केस मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है, एक आम नागरिक है, जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो पहुंच रही है। आप देखिए, जल से नल स्कीम जो है, जेजेएम, आप देखिए सौभाग्य स्कीम है, जिसने कभी देखा नहीं बिजली का बल्ब, उसके घर तक बिजली पहुंची। तो मुझे लगता है कि ये स्कीमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई, इसने हर चीज़ को, स्लोगन की पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के आज उनने पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो पीस रिस्टोर हुआ, जो स्टोन पैलेटिंग ख़त्म हुआ, जो एक आम नागरिक को एक सुरक्षा मिली, टूरिज़्म को बूस्ट मिला, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं। आज होटल वाला, शिकारे वाला, टेम्पो वाला, हर आदमी अपना कारोबार चला रहा है और अच्छे से अर्न कर रहा है। हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बूस्ट हुई। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, होम मिनिस्टर की हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया कि मैं इस पार्टी का दामन थाऊं। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूरे जोश में दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान भी जारी किया है। उमर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और इसके विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करना नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अश्योर किया है कि अल्लाह ने चाहा और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो ज़रूर
जितने भी मसले मसाइल करना के हैं, इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल कर देंगे। सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है, क्या तैयारियां है यहाँ पे नेशनल ना अनाउंसमेंट हुए अब 2 दिन भी नहीं हुए, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना। अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज़ की जारी होगी। हम अपने उम्मीदवार जो हैं उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। क्या आप इस बार पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन और कॉन्फिडेंस से पहले इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद लेकिन अब ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की, गाड़ी उनकी कहाँ जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है। 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो हैं बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। वो अपनी बात करें, हमें अपना करने दीजिए। कांग्रेस ने सबको एक साथ आने की बताई जरूरत। उधर कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर है। कांग्रेस महासचिव मीर ने कहा कि हालांकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में साथ मिलकर लड़ने की अधिक जरूरत है और जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं और स्टेटहुड के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। मगर हम तो ये मानते हैं जो स्ट्रगल जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की है, ये छोटी मोटी नहीं, उसमें बड़े ताकतों की, बड़े संगठनों की ज़रूरत है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी वचनबद्ध है। हमारे वर्किंग कमेटी के मुल्की सतह पर उस तरह के ऑलरेडी रेजोल्यूशंस है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट रेस्टोर करने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन अपना कशमकश करेगा। तो इसलिए जब चुनाव आ रहा है तो यहाँ पर अब लोगों को देखना है वोट करते वक्त कि वादे तो पहले भी हर आदमी भी करता है, हर रीजनल पार्टी भी करती है, हर नेशनल। अब लोगों को देखना है कि उनका भरोसा किस पर है, जो कहे और करे और कर कौन सकता है। तो इसलिए मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हम वचनबद्ध है और जैसे ही यहाँ समर्थन मिलेगा, पहली लड़ाई होगी हमारी ताकत हमें वापस मिले, हमें स्टेट वापस मिले। जेकेपीसीसी का जो सदर नया मिला है, क्या इलेक्शन के दौरान जो है फायदा मिल सकता है इसे? हाँ, डेफिनेटली। ये तो काफ़ी सोच समझ के ग्राउंड असेसमेंट करने के बाद में बदलाव लाया गया। ये तो इसलिए नहीं कि किसी को खुश करने की बात है, किसी को ये ग्राउंड असेसमेंट जो जम्मू कश्मीर में हुई है, सर्वेज हुई है, उस सर्वेज के बाद में प्रोजेक्शन जिन लीडरों को दिया गया ताकि ग्राउंड पर उनकी अपील जो है और उनकी जो अपील का असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कांग्रेस पार्टी का उसका फायदा। क्या इंडिया अलायंस जो है फिर से यहाँ पे होगी? अभी इंडिया अलायंस तो है ही, जो कहाँ ब्रेक हुआ। एक पार्ट उसका मुल्की सत्ता लोकसभा के लिए था, अब एक पार्ट क्विकली स्टेट्स में आ गया। तो स्टेट्स में अभी कल तो चुनाव डिक्लेयर हुआ, लोगों को भरोसा नहीं था कि चुनाव भी होगा। जब चुनाव अनाउंस हुआ, अभी कई चैनल से बातचीत चल रही है और कोई ना कोई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान। पंपौर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपिया, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, दूरू, कोकेरनाग, एसटी, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शंगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल। दूसरे चरण में 27 सीटों पर मतदान। कंगन, एसटी, गांदरबल, हजरतबल, खानयार, हब्बा कदल, लाल चौक, चनपोरा, जदीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शॉल्टिंग, बडगाम, वीरवा, खान साहब, चराय शरीफ, चदूरा, गुलामगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, रजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली, मेंढर।
तीसरे चरण में 39 सीटों पर मतदान करना। त्रिहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लैंगेट, सोपोर, राफियाबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग, वगूरा, क्रीरी, पट्टन, सोनावारी, बांदीपोरा, गुरेज, उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी, रामनगर, बानी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, युशनाहा, सुचेतगढ़, नगरोटा, RS-पुरा, जम्मू दक्षिण पहू, जम्मू पूर्व, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, मड़, अखनूर, छम। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर जहां देश भर में आक्रोश व्याप्त है, वहीं सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है। फिलहाल इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मर्डर केस का खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई मंगलवार 20 अगस्त को होनी है। वहीं इस हादसे में पीड़िता के पिता ने सरकार और जांच में जुटी एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिल जाता है, ये हड़ताल किसी भी कंडीशन में वापस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पे भी हमने देखा है, राजस्थान के अंदर भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें बाथरूम करने की सुविधाएं तक नहीं है रेजिडेंटों के लिए। सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाती है, बात करती है, हम आपकी ये बात मान लेंगे, आपको ये सुरक्षा मिल जाएगी कि हमारे लिए प्रॉपर जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है उनकी सुविधा तक नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर बहुत परेशान हैं, गार्ड्स भी समुचित व्यवस्था में नहीं है। रात में 15-15, 20-20 जो अटेंडेंट आते हैं पेशेंट के साथ में, ट्रॉमा इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी में आते हैं, तो जो चीज़ वो फेस करते हैं वो एसी में बैठकर आप फेस नहीं कर सकते। आपको पता नहीं लग सकता कि आप एक दिन इमरजेंसी में रह के देखो, आप नॉर्मल आदमी बन के, तब आपको समझ में आएगी कि डॉक्टर कितना अत्याचार सहन कर चुका है। और अब आगे बिल्कुल भी सरकार का अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं आज जो इसका इस गंभीरतम जो कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी में जो भी दोषी साब्यस्त होगा उसका ऐसे के ऐसे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। वी डिमांड द रेपिस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। उन लोगों को फांसी की सजा दी जाइए। इन लोगों को छुपाना मत, इनको गार्ड करना मत, क्योंकि आज जो अभया तिलोत्तमा के साथ हुआ है हम लोगों का बहन के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सब लोग मिलजुल के एक साथ, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बंगाल स्टेट ब्रांच का टोटल 30,000 डॉक्टर्स है, उन लोगों ने सब ने आज रास्ते में निकला है। हम लोग एक साथ एक ही चाहते हैं, जो रेप किया है और जो उन लोगों को गार्ड किया है सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं हुआ। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात
नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। हाँ, उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है, हाँ। जब तुरंत करवा रहे हैं, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। बड़ा अजीब बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है। ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है, किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। कोलकाता हाई कोर्ट की सिफारिश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई लगातार पूछताछ में लगी है। हमें आशा है जल्द शीघ्र अच्छे नतीजे निकलेंगे। प्रोटेस्ट के स्ट्राइक से आम जनता बड़ा परेशान है। उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में करने का सबका अधिकार है और सरकार तक पहुंचाने का, संवेदनशील बनाने का कार्य उन्होंने कर दिया। अब उनको काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि आम जनता क्यों पिसे इसमें, और पूरे देश की आम जनता पिस रही है। इमरजेंसी सेवाएं जहां भी हैं बहुत करीब करीब वो भी ठप हैं। तो दूसरी बात है कि ममता सरकार ने वहाँ जो कमेटी बनाई है उसके द्वारा जो उचित कार्यक्रम या कदम उठाए जाएंगे, उसमें महिला सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। हुआ तो बहुत ही दर्दनाक घटना, हृदय विदारक घटना, लेकिन मैं बड़ा अंतर देखता हूँ। जब बीजेपी के राज्यों में ऐसी घटना होती है तो ऐसा रिस्पांस तो कभी नहीं देते, न सीबीआई को मामला तुरंत ट्रांसफ़र होता है, न कोई कमेटी बनाई जाती है। जैसे कुलदीप सेंगर का मामला है, हाथरस का मामला, कठुआ का मामला, तमाम। लेकिन जब विपक्ष की सरकार में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो पूरे देश की जो मीडिया है वो भी एक मुद्दा बना लेती है और इस तरह का माहौल खड़ा किया जाता है कि जिससे कि विपक्ष के ही राज्यों में इस तरह की घटनाएं हैं। तो यह अंतर देखने को मिलता है। ममता सरकार ने वहाँ पर
तमाम सारे कदम उठाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया है। कम से कम तो कुछ न कुछ तो स्वीकृति तो होती है, कम से कम अस्वीकृति तो नहीं होती कि हाथरस और उन्नाव के मामले में पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, महीनों सालों नहीं माने थे, तो ये फर्क है। जिस तरह की मौत हुई है, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, एक व्यक्ति को पकड़कर अंदर किया गया। इस पूरे केस में ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक व्यक्ति का काम है, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको ममता जी बचाना चाहती हैं। अब सीबीआई के पास है, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलेगा और पता चलेगा कि किस चीज को वो छुपाना चाह रही है। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।